जब भी कोई पुस्तक होती है तो एक तरह की जिज्ञासा भी होती है कि हम साहित्य में कहाँ तक पहुँचे हैं, ये भी एक आकलन करते हैं। हरियाणा बहुत सी बातों पे गर्व कर सकता है। संभवतः उसमें एक ये भी बात है कि हरियाणा के बहुत सारे अधिकारी संवेदनशील रचनाकार हैं। लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा होंगे जिनकी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। तो इस अवसर पर मैं सुमिता जी को और पूरी हरियाणा सरकार को भी साधुवाद देता हूँ कि उनके इस हमले में इतने अच्छे रचनाकार भी शामिल हैं। मित्रों, सच बात तो ये है कि जब कोई भी साहित्यकार होता है, समाज को दिशा तो देता ही है, समाज को कुछ ना कुछ सिखाता है, लेकिन जब कोई अधिकारी रचनाकार होता है तो उसका असर समाज पे बिल्कुल सीधे सीधे पड़ता है, क्योंकि उसकी संवेदनशीलता उसकी कार्यशैली में भी झलकती है। और जिसको हम कहते हैं कि ह्यूमन फेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसको बनाने में ऐसे रचनाकारों का बहुत बड़ा योगदान होता है। वो चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देखते हैं, उनके लिए व्यक्ति फाइल नहीं होता और उनके लिए समस्या पीयूसी का हिस्सा भी नहीं होती। तो सच बात तो ये है कि समाज में रचनाकारों की ज़रूरत तो है, लेकिन आधिकारिक रचनाकारों की ज़रूरत शायद आज के युग में सबसे ज़्यादा है कि हम समाज में गुणात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं। जब ये पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई थी, तब फॉरवर्ड लिखने के लिए जब ये मेरे पास आई, उस समय भी मेरे मन में 2-3 बातें आई थी। इस समय जो समकालीन पूरे देश में साहित्य रचा जा रहा है, रचनाकार जितने भी हैं, उन रचनाकारों में एक बात विशेष तौर पे है कि अब आर्ट फॉर आर्ट से का ज़माना चला गया। कोई भी रचनाकार, चाहे वह कवि है, कथाकार है, उपन्यासकार है, जो भी लिखता है उसके लिए आर्ट फॉर लाइफ से एक है, समाज के लिए लिखता है। सामाजिक सरोकार उसे परेशान करते हैं, उन्हीं चीज़ों की वो प्रतिध्वनि उसके मन में गूंजती है और वो अपने कागज़ पे उतारता है। तो ख़ास बात विशेष तौर पे मुझे नज़र ये आई सुमिता जी को लिखते हुए, जैसे भाई जैनेंद्र ने बताया कि उन्होंने शुरुआत अंग्रेज़ी से की थी, और अंग्रेज़ी में जो उनका पहला संग्रह था लाइफ ऑफ लाइट, उसका फॉरवर्ड वाकई खुशवंत सिंह ने लिखा। खुशवंत सिंह आप सब जानते हैं, ऐसे महान रचनाकार थे जिनको बहुत कम चीज़ें पसंद आती थी। मैं कुछ सालों के लिए पेंगुइन के एडवाइजरी बोर्ड में रहा, तब तक वो जा चुके थे, रिव्यूअर नहीं रहे थे, लेकिन वो लोग मजाक में करते थे कि पेंगुइन की जब हम 90 पांडुलिपियाँ उनके पास भेजते थे, 100 पांडुलिपियाँ भेजते थे, तो 7 पांडुलिपियाँ ही स्वीकृत होकर आती थी, 93 को रिजेक्ट करते थे। तो यदि उनके हाथ से सुमिता मिश्रा की कविताएं निकली हैं, उन्होंने पसंद की हैं, उन्होंने खुद फॉरवर्ड लिखा है, तो वाकई ये एक तरह उनकी सृजनात्मक जीवन की आश्वस्ति प्रदान करने वाला एक घटना था। उसके बाद जरा सी धूप और ये तीसरा संग्रह वक्त के उजाले में। दोस्तों, इन तीनों संग्रहों के नाम को ज़रा ध्यान से देखिए, लाइफ ऑफ लाइट, ज़रा सी धूप और वक्त के उजाले में। तीनों संग्रहों में आपको लगेगा कि ये ऐसी रचनाकार है जो रोशनी की बात करती है। ये एक सामान्य चीज़ है, और जो लेखक रोशनी की बात करता है वो सामान्यतः समाज के उस कलुष को, उस अंधेरे को मिटाने के लिए प्रयत्नशील होता है जो उसके चारों तरफ होता है। उसको सचेत रूप से शायद इस बात का आभास हो ना हो, लेकिन हम जैसे जो आलोचक हैं, जो समीक्षक हैं, जिनका काम ही चीज़ों की असेसमेंट करना है, वो इन चीज़ों को बड़े गहराई से देखते हैं कि कौन से ऐसे। मेरा अपना एक शेर है कि वही ज़िंदा रहेगा जलजलों के बाद दुनिया में, जो काले अक्षरों में रोशनी की बात लिखेगा। तो काले अक्षरों में रोशनी की बात लिखने वाली ये रचनाकार हमारे बीच में है। दूसरी एक बात और है, वक्त के उजाले में जब हम किसी चीज़ को ढूंढते हैं तो हमें वही चीज़ मिलती है जो वक्त के अंधेरे में गुम हो जाती है।
वक्त के अंधेरे में मसलन हमारे नैतिक मूल्य गायब हुए हैं, हमारे रिश्ते गायब हुए हैं, हमारे समाज की संवेदनशीलता गायब हुई है। वक्त का जब उजाला होता है तो हमें वो गायब चीज़ें नज़र आने लगती हैं, उनको हम टटोलने लगते हैं, उनको हम पहचानने लगते हैं। इसमें उनकी एक कविता है, मेरे शहर की ज़बान। उसमें वो लिखती हैं, मेरे शहर की ज़ुबान को क्यों सबने गुलाम बना दिया, खालिस और खूबसूरत को मटमैला और बदनाम बना दिया। गंगा जमुना नदियाँ ही नहीं जिंदा चलन है, क्यों एक पूरी तहजीब को इल्ज़ाम बना दिया, क्यों मेरी ज़बान को सियासत का पैगाम बना दिया। सच में गंगा जमुना को नदियों के नाम नहीं है, ये हमारी वो जो कंपोजिट कल्चर है, ये उसका एक प्रतीक है। और जिस तरह से समाज का रूप परिवर्तित हुआ, चीज़ें बिखरने लगी, तो जो भाषा है वो भाषा भी एक तरह से कटघरे में खड़ी हो गई, उसको भी वो सब झेलना पड़ा जो भाषा के लिए नहीं था। तो जिस रचनाकार की चिंता भाषा के लिए है, वो रचनाकार सच में बड़ा रचनाकार माना जाता है। दूसरी बात यह है कि आप सभी बड़े अधिकारी हैं और आजकल समाज में, समाज शास्त्रियों में 2 शब्दों का बड़ा प्रयोग होता है, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि ट्रांसपेरेंसी और ऑथेंटिसिटी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर विश्वसनीयता नहीं है तो पारदर्शिता भी नहीं हो सकती। तो वो साहित्य जो बहुत पारदर्शी होता है वो विश्वसनीय होता है। और पारदर्शी साहित्य का सबसे बड़ा गुण ये है कि वो बिल्कुल आम आदमी की भाषा में लिखा जाता है, जिसको आम आदमी समझता है, जिसको आम आदमी अनुभव करता है, और उसी आम आदमी की ज़बान में ये कविताएं लिखी हुई हैं। इन कविताओं को खालिस हिंदुस्तानी की कविताएं कहा जा सकता है। जो गंगा जमनी ज़बान का जो इन्होंने मेटाफर इस्तेमाल किया है वो ज़बान के स्तर पे भी है। दूसरी एक बात ये भी है कि जो ऑथेंटिसिटी, ट्रांसपेरेंसी, विश्वसनीयता और पारदर्शिता है, इसके बाद एक तीसरी चीज़ पैदा होती है, उसको हम इंटेलेक्चुअल विगर कहते हैं, बौद्धिक प्रखरता। जब किसी रचनाकार में बौद्धिक प्रखरता आती है तो वो 2 काम करता है, वो चीज़ों को ठीक परिप्रेक्ष्य में दर्ज करता है, उनका विवेचन और विश्लेषण करता है। बहुत सारे ऐसे लेखक भी हैं जो अच्छी चीज़ों को बुरी तरह से गायब करने में माहिर होते हैं, और समाज में ऐसे लेखकों की कमी नहीं है। यही कारण है कि हमारा समाज, हमारा जो हिंदी का लेखन है, कई बार जब हम उसकी असेसमेंट करते हैं बाकी भाषाओं की तुलना में, तो हमें लगता है कि हमारे वहाँ से बौद्धिक प्रखरता अन्य भाषाओं के मुकाबले में कम है। उसकी कमी का रीज़न भी, उसका कारण भी यही है कि हम भाषा का वो मुहावरा तलाश करने की कोशिश करते हैं जो हमारी भाषा को उसकी पूर्ण अर्थवत्ता के साथ संप्रेषित नहीं करता। इसमें एक और चीज़ है जिसमें ये 2-3 चीज़ें मैं जानबूझ के इस किताब का शास्त्रीय और एकेडमिक विवेचन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ना लोकार्पण पे वो करना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये समझाने की ज़रूर कोशिश कर रहा हूँ कि इस पुस्तक में ऐसी वो बात भी है जिसको आम सामान्य पाठक तक हम पहुँचा सकते हैं। जब आदमी वक्त के उजाले में, जैसे मैंने कहा, जिन चीज़ों को ढूंढता है उसमें सबसे पहले उसे जो मिलती हैं वो मानव मूल्य जो ख़त्म होते जा रहे हैं, उन मानव मूल्यों को ढूंढने के प्रयास में उसमें संघर्षशीलता भी आती है, उसमें जीवट भी आती है। अभी जैनेंद्र कह के गए कि इस किताब का जो एक टोन है वो बड़ी सकारात्मक है। उस सकारात्मकता के पीछे भी यही कारण है क्योंकि उसकी सकारात्मकता उसकी संघर्षशीलता और उसकी आस्था से आती है। इसकी मैं कुछ एक पंक्तियाँ आपको सुना रहा हूँ। यही सिलसिला है जीवन का, रिश्तों और वक्त के चलन का, हमारे रूप बदलते जाते हैं, लम्हे और मुखौटे बदलते जाते हैं, प्यार वही रहता है, पृथ्वी सा अटल, घर तो दिल में बसता है, हर उड़ान में साथ चलता है। ये सूक्ष्म मनोभाव,
कि वो जो जिस चीज़ को हम बाहर ढूंढते हैं, एक और इनकी बड़ी बारीक सी पंक्ति है कि धूप जरा सी अंटी में छिपा कर रखना। इस धूप से सीधा ताल्लुक़ वही जीवन मूल्यों से है, क्योंकि यादों की गरमाइश के सहारे अक्सर वर्तमान की सर्द रात भी गुजर जाती है। जिसको ये मालूम है कि मेरा माजी, मेरा भूतकाल, उसमें वो सब है कि मैं आज के युग की जितनी समस्याएं हैं, आज की युगीन के जितने संदर्भ हैं, मैं उसका इलाज कर सकती हूँ, मैं उसका समाधान ढूंढ सकती हूँ। और ऐसा रचनाकार जो संवेदनशील होता है, संघर्षशील और आस्थावान होता है, उसका जीवट भी कमाल का होता है। मैं इन्हीं की पंक्तियाँ कोट कर रहा हूँ। न दुनिया का खौफ है न उसके दायरों से, अब हम परवाज़ बदल रहे हैं। न खुद से डरते हैं न अपनी हसरतों से, अपनी हस्ती का अंदाज बदल रहे हैं। ये जो बदलाव की आकांक्षा है, ये जो परिवर्तनकामी सोच है रचनाकार की, ये उस रचनाकार को आगे बढ़ाने के लिए प्रशस्त करता है। एक और अच्छे रचनाकार का गुण होता है कि वो आत्मशलाघा का शिकार नहीं होता, वो अपनी बड़ाई खुद नहीं करता। इसमें एक कविता है बड़ी छोटी सी जो मुझे बड़ी पसंद आई। उसमें वो लिखती हैं कि अभी एक उम्दा शेर लिखना बाकी है, एक अच्छी गज़ल अभी लिखनी बाकी है। यानी अभी जो श्रेष्ठ है वो उनकी कलम से आया नहीं है, वो आने की प्रक्रिया में है। मैं अपनी ओर से, आप सभी की ओर से सुमिता मिश्रा को हार्दिक साधुवाद देते हुए उनके उज्जवल साहित्यिक भविष्य की शुभकामना व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। इस काव्य संग्रह की कवयित्री तो पर्यटन विभाग हरियाणा की प्रधान सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी, उनकी माता जी डॉक्टर श्रीमती पी.के. मिश्रा जी, मेरे सचिव डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल, चंडीगढ़ साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष श्री माधव कौशिक जी, प्रभात प्रकाशन के निर्देशक श्री प्रभात कुमार जी, श्रीमती रिंकू कालिया जी, सभी साहित्यकार बंधुओं, हरियाणा सरकार के अधिकारीगण एवं अन्य उपस्थित महानुभाव, सुमिता मिश्रा को मैं काफ़ी पहले से जानता हूँ, लेकिन आज जो परिचय मिला है वो बिल्कुल अनोखा है और इस परिचय के कारण अब मुझे इनसे डर लगने लगा। परमजीत सिंह पर क्या बीतती होगी ये वो जाने। क्योंकि ऐसी कवयित्री हैं कि समाज में जो कुछ चल रहा है उसके ऊपर पैनी नज़र रखती है। अब आपने एक कविता सुनी होगी, बंदे तुम हो कमाल, उसका एक एक भाव अगर गहनता से और गंभीरता से विचार करेंगे तो चोट पहुंचाता है। जब रिश्ते सिक्कों से तोले जाते हैं और दिल बंद रख लिया जाता है और जेब खोल दी जाती है कि उसमें आ जा सब कुछ, ये जिस तरह का समाज है उसका अनुभव करने के आधार पर जो पंक्तियां निकली हैं, उनको देख करके मुझे लगता है कि मैंने आज इस वक्त के उजाले नाम की कविता का विमोचन नहीं किया है, डॉक्टर सुमिता मिश्रा के अंदर जो अंतर्निहित कला है उसका विमोचन किया है। कमाल की प्रतिभा है इनमें। इतने समय से आप सुन रहे हैं
पूरा कार्यक्रम का अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं। आपने अनुभव किया होगा कि कितनी तल्लीनता है इसमें। पूरी तरह से सबमर्ज्ड हुए हैं हम, सराबोर हुए हैं। मैं आज दिल्ली में था और 9 बजे से आने वालों से मैं मिल रहा था। थोड़ा नाश्ता करके मैंने मिलना शुरू किया और वो 2 बजे तक चला वो। 2 बजे थोड़ा सा मैंने खाना खाया और चूँकि इस कार्यक्रम में आना था इसलिए फ़्लाइट भी ऐसी मिली जो तकलीफ़दायक थी। टाइम भी ज़्यादा लिया और सीट भी अच्छी नहीं थी। यहाँ आने के बाद पूछा कि क्या स्थिति है कार्यक्रम की, तो आप सब लोग यहाँ पर बैठे थे इसलिए मैं पानी तक नहीं पी पाया और आपके बीच में आ गया। लेकिन इस कार्यक्रम को देखकर सुमिता मिश्रा के विचार जो कविता के रूप में मैंने सुने, उनको देखकर मुझे लगता है कि ऊपर जाने के बाद मैं कुछ भी करता इतना फ्रेश नहीं हो पाता जितना अभी अनुभव कर रहा हूँ। पूरी थकान मिट गई। वैसे एक बात है मनुष्य के लिए कि मनुष्य शरीर की चिंता करता है, भौतिक सुख सुविधाओं की चिंता करता है। वो ये नहीं सोचता कि शरीर के पीछे एक चीज़ और है और वो जो मन होता है, और ये मन बहुत चंचल होता है। मन मानवी भी होता है और मन दानवी भी होता है। और आज समाज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि सफ़ेद कपड़े में हमको दानव मिलते हैं। उनका मन बहुत दानवी है, मानवीय नहीं है। हम जरा इसका विचार करें कि इस मन को मानवीय कैसे बनाएं। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ मन को मानवीय बनाने की अगर कोई हो सकती है तो वो साहित्य है, वो कविता है। समाज के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को जरा आप देखो। विभिन्न क्षेत्रों में काम वो करते होंगे, अच्छा काम करते हैं, लेकिन जिसका मन साहित्य का है, साहित्यकार है, भाव प्रधान है, इमोशनल है, तुलनात्मक उसको जरा देखो, वो आपको बिल्कुल अलग दिखेगा, एकदम वो श्रेष्ठ होगा। कई बार मैं पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में सोचता हूँ कि वो इतने प्रसिद्ध कैसे हो गए। तो उनकी प्रसिद्धता की अगर आप खोज करोगे, क्योंकि वो तो ग्वालियर के हैं और मैं भी ग्वालियर का हूँ, अगर आप खोज करोगे तो पाओगे कि वो एक कवि थे, वो एक साहित्यकार थे और कविता उन्होंने छोड़ी नहीं। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कविता नहीं छोड़ी और इसलिए उनका जो मन है वो मानवीय था। ये आदमी के मन को संस्कारित करना, उसको भाव प्रधान बनाना है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और डॉक्टर सुमिता मिश्रा के बारे में सोचता हूँ तो मुझे तो सब उल्टा लगता है इनका, लेकिन वो अच्छा है इसलिए प्रतिभाशाली है। उनकी माताजी कह रही थी अंग्रेजी में सोचती है और हिंदी में लिखती है। अपने यहाँ तो उल्टा होता है, हम हिंदी में सोच के अंग्रेजी में बोलते हैं। लेकिन एक बात उन्होंने अपने भाषण में जरूर कही कि आप अंग्रेजी में चाहे जितना बोलिए,
अंग्रेजी में चाहें जितना सोचिए, जब तक आप अपनी मिट्टी से नहीं जुड़ेंगे मज़ा नहीं आएगा। जिस मिट्टी में आपने जन्म लिया उस मिट्टी से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। इनकी कविताएं गौर से पढ़िए, बहुत सबक देने वाली हैं, बहुत सीख देने वाली हैं और मन को उद्वेलित भी करने वाली हैं और मन को प्रफुल्लित करने वाली हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तो बहुत कुछ उनको करना है, अपनी कला को और निखारें, और जिस उम्र में पहुंची उसमें तो कला और निखर सकती है। और वो सौभाग्यशाली हैं कि उनका मायका और ससुराल दोनों उनको बड़े सहयोगी मिले हैं, जैसा वो परमजीत सिंह के बारे में बोल रही थी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो आगे बढ़ें। आप सबको इस अवसर पर उपस्थित होने के लिए भी धन्यवाद। जय हिंद। के प्रति आभार व्यक्त करना मेरा पुनीत कर्तव्य है और यह कोई औपचारिकता नहीं है। सचमुच हम बड़े आनंदित हैं, अभिभूत हैं आपके आगमन से। माननीय राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी जी का बहुत पहले से हमको स्नेह प्राप्त रहा है। उन्होंने कृपापूर्वक इस पुस्तक का लोकार्पण किया। मैं अंतर्मन से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर सुमित्रा की माता जी डॉक्टर पी.के. मिश्रा जी का विशेष आभार कि उन्होंने उन्हें प्रोत्साहन दिया, उन्हें यह अवसर दिया, वातावरण दिया कि वो सृजन कर पाएँ। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी सब यहाँ बैठे हैं। मैं उन सब का भी धन्यवाद करता हूँ कि साहित्यिक संध्या में वे आए और यहाँ पर इसका समारोह की शोभा बढ़ाई। रिंकू कालिया जी का आभार कि उन्होंने इतनी सुंदर प्रस्तुति की, और सबसे बड़ा आभार सुमित्रा मिश्रा जी का, जिन्होंने इस पुस्तक का सृजन किया और इसके प्रकाशन के लिए हमें अवसर दिया। जैनेन्द्र जी ने बहुत कुशल संचालन किया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। एक बार पुनः आप सबका हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।